हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस मेंस ज्योग्राफी का पेपर यहाँ पे देखेंगे। 2020 का पेपर है, ये आज ही हुआ है और 2 शिफ्ट में हुआ है। मॉर्निंग में आपका फर्स्ट पेपर था और सेकंड शिफ्ट में यानी इवनिंग में आपका सेकंड पेपर था। तो सेकंड पेपर में आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड रहता है और फर्स्ट पेपर में आपका टोटल फिजिकल से रिलेटेड होते हुए आपका यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूड रहती है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 8 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 5 आपको करने हैं और एक खंड के टोटल आपका जो यहाँ से मार्क्स मिलता है 200 का है। तो ये जो यहाँ पे प्रश्न आपके दिए गए हैं ये जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, जीआईसी जो आपका मेंस होगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और काफ़ी प्रश्न यहाँ से आपको कराए भी गए हैं। देखिए जो पहले पेपर का प्रश्न है यहाँ पे पहला, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 2 समान एवं 2 भिन्न प्लेटों के टकराव से होने वाले प्रभावों की भी व्याख्या कीजिए। ये आसान सा प्रश्न है, इसको हमने कराया भी है, जो नेट वाले कोर्स में भी कराया है, पीजीटी टीजीटी में भी प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को कराया है। ठीक, और साथ ही साथ उसमें 2 प्लेटों का यहाँ पे देखिए 2 समान एवं 2 भिन्न प्लेटों के टकराव से क्या होगा। समान प्लेटें टकराएंगी तो क्या होगा और 2 अलग अलग भार की जो प्लेटें हैं, या मान लीजिए महाद्वीपी प्लेटें टकराई तो क्या हुआ, महाद्वीपी और महासागरीय प्लेटें टकराएंगी तो उससे क्या कौन से प्रभाव उत्पन्न होंगे, इन सभी की यहाँ पे चर्चा करनी है। दूसरा यहाँ पे देखिए पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। ये भी कराया गया आप लोगों को। निम्नलिखित में से जो व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखना है जिसमें वलन के प्रकार, ये आपका पीजीटी टीजीटी जीआईसी नेट सब में ये कराया गया। ब्लॉक पर्वत भी कराए हैं। देखिए इसमें ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत दोनों के अलग अलग टाइप जो थे उसको भी हमने कि ब्लॉक पर्वत और हॉस्ट पर्वत या भ्रंश पर्वत आप कह सकते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर होता है, उनको भी बताया। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति का निर्माण, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, ये भी मैंने कराया ही है। इसका दूसरा नाम क्या है। अब यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा अलग इन्होंने, केवल नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो ये यहाँ पे कर दिए कि अंडे की टोकरी नुमा, इस तरह से, ये आपका इस तरह से, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट है तापीय एवं नवीन संकल्पनाओं के संदर्भ में मानसून की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। ठीक, यहाँ पे थर्मल एंड रिसेंट कैप्स ये कॉन्सेप्ट पूछा है। जो तापीय संरचना है और नवीन में आप कर सकते हैं कि जो जेट स्ट्रीम संकल्पना है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। उष्णकटिबंध और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना कीजिए, ये भी आप लोगों को कराया गया है। जेट स्ट्रीम का वर्णन कीजिए, इसके महत्व पे भी प्रकाश डालिए, ये भी हुआ है। ठीक, अगला है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करते हुए प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। ये हमने कराया भी है, आप ओशिनोग्राफी का, ये प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है टोटल। प्रवाल विरंजन का एक तर्क संगत विवरण प्रस्तुत करिए। ठीक, ये देखिए हमने अभी आपका जो पीजीटी टीजीटी और जीआईसी का बैच चल रहा है उसमें ये कराया गया। प्रवाल क्या है, प्रवाल भित्ति की इनकी उत्पत्ति से संबंधित क्या दशाएं पाई जाती हैं और उनके विरंजन के भी कारण टोटल है। अगला, स्रोत के आधार पर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण कीजिए। स्थलीय निक्षेप का एक संक्षिप्त विवरण भी दीजिए, ये भी हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें आपका ये चीज़ें एक पहले दूसरे वीडियो से ही मिलना ये चालू हो जाएगा पारितंत्र के बारे में। मृदा और प्राकृतिक वनस्पति के पारस्परिक सहजीवी संबंधों की विवेचना कीजिए, ये बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कराया हूँ। ठीक, अगला है कि जैव क्षेत्र क्या है, बायोम क्या है, ये हमने कराया है। सवाना जैव क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बायोम या जियोम जब भी आप पूछे तो आप उसको वनस्पति क्षेत्रों से भी आकलन कर सकते हैं उसका।
अगला है मानव वातावरण संबंधों के अध्ययन में नियतिवाद की संकल्पना का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना। ये हमने कराया है, आप देख सकते हैं दोनों टाइप का कराया है, संभववाद, नियतिवाद, ठीक, नवनियतिवाद सभी कराया गया है। अगला उत्तर आधुनिकतावाद से आप क्या समझते हैं। नारीवादी भूगोल के क्षेत्र में उत्तर आधुनिकतावाद की हाल की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अब देखिए ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पुराने वाले सिलेबस में इससे रिलेटेड था, लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसमें इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है। और ये चीज़ आप पा सकते हैं माजिद हुसैन सर की बुक में, ठीक, उनकी बुक आप देखेंगे उसमें डायरेक्ट लिखा है नारीवादी भूगोल की भी और पोस्ट मॉडर्निज्म भी है। अगला है व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखिए, जेनेरेटिवाई और कोरोलॉजी, ये दोनों हमने कराया है। अब इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी की बात कर रहा है तो थोड़ा सा डिटेल इसमें लिखना पड़ेगा, तो उसका जो की पॉइंट है उस पर आप यहाँ पे उसको डाल के लिख सकते हैं थोड़ा डिटेल करके। अब आपको वो चीज़ें कितनी समझ में आई बात अलग है। अगला है विकसित और विकासशील देशों की समकालीन जनसंख्या समस्याओं की व्याख्या कीजिए। ये देखिए यूजीसी नेट में आपका जब जनसंख्या वाला पार्ट देखेंगे आप उसमें विकसित और विकासशील ये पूरा आपका यही पॉइंट ही दिया गया, यही टॉपिक ही उसमें है, विकसित और विकासशील देशों की समकालीन जनसंख्या की समस्याओं के बारे में। यहाँ पे विकसित देशों में जो जनसंख्या समस्या है, विकासशील देशों में जो जनसंख्या समस्या है। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अभिनव प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए। रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास हैं उसके बारे में लिखना है। अगला विश्व की प्रमुख मानव प्रजातियों का वितरण और उनके भौतिक लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिए। ठीक, प्रजातियों का वर्गीकरण यहाँ पे किया है, आप टेलर को भी यहाँ पे मान सकते हैं, उनका भी लिख सकते हैं। फिलहाल ये वर्ल्ड लेवल पे जब आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे उसके लक्षण हो जाएंगे, विभिन्न आधारों पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। अगला नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। ये कराया गया आपको नेट वाले कोर्स में। नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण ये भी नेट में हमने कराया है। गहन निर्वाह कृषि और व्यापक निर्वाह कृषि की तुलना कीजिए, ये भी कराया गया है। आप नेट वाले में जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है उसका नोट्स आप देखेंगे वहाँ पे मिल जाएगा। अगला है विश्व के आर्थिक विकास पर वैश्वीकरण के प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक, ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्या करना है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये देखिए आपका जो WTO के बारे में हम लोग देख रहे थे उसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण सबके बारे में हमने चर्चा किया था इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। अगला संघीयता को परिभाषित कीजिए, इसकी उत्पत्ति और विकास के उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये आपका फेडरलिज्म है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से है। तो हम लोगों ने संघवाद पढ़ा था, ठीक, लेकिन इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ा था, तो ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगला राष्ट्र और राज्य की अवधारणा, ये हमने कंप्लीट डिटेल कराया है। आप नोट्स देखिएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, संघवाद में मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर में ऑलमोस्ट आपके 95 क्वेश्चन जो है कवर हुए हैं जो हमने आप लोगों को कराया था, और आप नोट्स उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा। अब चीज़ें जैसे कि आपका इतना पर्याप्त उसमें लिखाया गया है कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, 100 से 150 वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है कि भूगोल का पेपर 2 जो दिया है, और यही चीज़ें आपको याद रखना है कि GIC के लिए, ये बताने का उद्देश्य हमारा यही है कि GIC मेंस में आपको इसी तरह से चीज़ें मिलेंगी। अगला है पेपर 2। पेपर 2 में भी आपका कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए में क्या दिया है कि दक्कन के पठार की भूगर्भिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि दक्कन के पठार में यदि आप ये बना लिए, ठीक, मैप दक्षिण भारत का, अब यहाँ पे ये वर्गीकरण इधर से आप बता सकते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है,
साथ ही साथ यहाँ पे केवल फोकस करना किस पे, इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका कि इसका निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, किस एरा से लेके, ठीक, और जो ज्वालामुखी का उद्गार है उससे ये पूरा दक्कन के पठार की विवेचना हो जाएगी। भारत के वनस्पति एवं जलवायु प्रदेशों के मध्य सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक, हमने आपको अनअकैडमी पे आप देखेंगे वहाँ पे हमने वनस्पति और जलवायु प्रदेशों के बारे में तो बताया, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है उसमें, तो आप उससे कोरिलेट करके एक हद तक लिख सकते हैं चीज़ें। भारत में विकास के लिए भूक्षरण एवं वनों का ह्रास दोनों ही चुनौतियाँ एवं मुद्दे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि भारत में विकास के लिए भूक्षरण एवं वनों का ह्रास दोनों ही एक चुनौती है और इशूज़ भी है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे बताना है। सेक्शन ए का हो गया। दूसरा जो प्रश्न है इसमें भारत में जो हॉट स्पॉट हैं उसका वर्णन करना है, ये हमने कराया है। भारत के किसी एक राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की कार्य योजना तैयार कीजिए। ठीक, प्रिपेयर वर्क प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अगला पर्यटन, ये आपको स्पेशली नहीं कराया इस पर्पज़ से। भारत पर्यटन के विकास में वर्तमान उत्तर प्रदेश की, यूपी स्पेशल से ये आपका प्रश्न है। जनसंख्या एक तेल के बूंद की तरह नहीं फैली है, बल्कि इसका फैलाव प्रवाल के पुंजों की तरह हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको जब हमने जनसंख्या भूगोल पढ़ाया था तो वहाँ पे जनसंख्या भूगोल में, चूँकि ये प्रशांत सर ने पढ़ाया है, वहाँ पे हमने एक प्रश्न आपको दिया था कि जनसंख्या एक तेल की बूंद की तरह फैलती है। ठीक, वहाँ पे यही प्रश्न था और ये आपका स्टेटमेंट है। आप लोग बताएंगे कि किसका स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दिया है कि जनसंख्या एक तेल के बूंद की तरह नहीं फैलती, बल्कि इसका फैलाव प्रवाल के गुच्छों की तरह होता है। कि जैसे आपका तेल के बूंद यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। ठीक, जनसंख्या का फैलाव ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से प्रवाल मान लीजिए कि यहाँ होता है, इसके थ्रू यहाँ हो गया, इसके थ्रू यहाँ हो गया, इस तरह से जनसंख्या का विस्तार होता है। भारत में नगरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कथन की न्यायोचित व्याख्या करनी है। अब देखिए अगले ये जो प्रश्न है बहुत टफ लेवल के प्रश्न है। इंजीनियर ये आपके बायलुंड द्वारा प्रतिपादित ग्रामीण अधिवास वितरण मॉडल का सचित्र विवेचना कीजिए। ये काफ़ी टफ लेवल के प्रश्न है। किसी नगर के अमलैंड में प्रचलित क्रियाकलापों संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये आपका आसान सा है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित भू राजनीति को उदाहरण से ही समझाइए। यहाँ पे देखिए जियोपॉलिटिकल आ गया, भू राजनीति। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं पर विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत कीजिए। प्राकृतिक यानी नेचुरल और कल्चरल दोनों डाइवर्सिटीज़ को यहाँ पे आपको बताना है। किसी राज्य के पुनर्गठन एवं नियंत्रित करने वाले भौगोलिक कारकों का उल्लेख करना है। ये देखिए आपका भारत के राजनीतिक भूगोल से रिलेटेड यहाँ पे आपका ये प्रश्न है। अगला सेक्शन बी में कृषि उत्पादकता क्या है, ये देखिए हमने कराया आपको। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आप उठाएंगे या आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको मिल जाएगा कृषि उत्पादकता के बारे में काफ़ी डिटेल। कृषि उत्पादकता में मोहम्मद शफी के द्वारा अपनाई गई कृषि उत्पादकता निर्धारण की विधि का उल्लेख करना है। हालांकि ये हमने बहुत डिटेल में तो नहीं कराया, लेकिन वहाँ पर इसका इंट्रो दिया है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति के गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। यह आसान सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। भारत के कृषि प्रदेशों का उल्लेख करते हुए किसी एक पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये आपका टफ लेवल का प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा के उज्ज्वल भविष्य पर एक निबंध लिखना है। राइट एन इससे ऑन द ब्राइट फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। भारत में जलीय संसाधनों की उपलब्धता एवं संभाव्यता को स्पष्ट कीजिए। तो जो जलीय संसाधन है भारत में उसकी उपलब्धता और उसकी पॉसिबिलिटीज़ पे भी यहाँ पे आपको देखना है। लौह युक्त और अलौह खनिजों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जो लौह खनिज है और अलौह यानी धात्विक कह सकते हैं या अधात्विक। धात्विक में भी दो टाइप हो जाते हैं। ठीक, उसी धात्विक में दो टाइप में हमने आपको खनिजों के बारे में पीजीटी वाले में पढ़ाया है। उसी दो टाइप में आपका एक होता है लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह। ठीक,
उसके बारे में यहाँ पे है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। किसी प्रदेश के संतुलित विकास के लिए केंद्रीकरण की अपेक्षा उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। आप इस कथन से सहमत हैं? ये पूछ रहा है कि क्या आप सहमत हैं या नहीं। यदि सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, आपको यहाँ विवरण देना है कि किसी भी प्रदेश के जो संतुलित विकास है उसके लिए केंद्रीकरण की अपेक्षा उद्योगों का जो विकेंद्रीकरण पाया जाता है, कि यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो डिसेंट्रलाइज हो जाएं, उनका सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है कि आवश्यक है। किसी एक विशेष स्थान पर चीनी उद्योग को स्थापित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि उद्योगों की अवस्थिति सिद्धांत जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि चीनी उद्योग के लिए आवश्यक दशाएं क्या हो सकती हैं, कहाँ पे ये स्थापित करना ज़्यादा उचित रहेगा। भारत सरकार द्वारा जल परिवहन को विकसित करने के लिए किए गए नूतन प्रयासों का उल्लेख कीजिए। आप विभिन्न योजनाएं कर सकते हैं। नदी जोड़ो परियोजना भी आप इसके तहत लिख सकते हैं कि वो नदी जब जुड़ेंगी तो यहाँ पे एक नदी का जल दूसरे नदी में प्रवाहित होगा, तो भी आपका एक हद तक जल परिवहन यहाँ से विकसित हो पाएगा। भारत में नियोजन प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। जनजातियों के उत्थान के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, और भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का यानी ड्राट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है भारत के संदर्भ में। ये टोटल 8 प्रश्न हैं। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं पेपर 1 पेपर 2 के, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपका GIC का सिलेबस जब पूरा हो जाएगा तो PCS मेंस का जो भी प्रश्न है, ठीक, जो लगता है कि ये संभावित है, टॉपिक वाइज अलग करके, जैसे आपका पहले ले लिया जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी से, तो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड PCS में जो प्रश्न है उसको कराया जाएगा अलग अलग, जैसे किसी में 50 वर्ड, 150 वर्ड, 250 वर्ड दोनों स्तर पे, और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, थॉट से, इस तरह से जो भी प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं सभी को आपका वहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा, जैसे GIC का प्री का सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।